नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, विचित सर, अखिलेश सर, मयंक सर और आसिम, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा सुप्रीम कोर्ट के उस बयान पर जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या फ्री बांट के कहीं हम एक परजीवी तो नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एक परजीवियों की जमात खड़ी हो जा रही है जिसको फ्री दिया जा रहा है। उनका वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि जो शहर में लोग रहते हैं उनके पास सरकार उनको शेल्टर्स मुहैया नहीं करा पा रही है, और उसी को संदर्भ में ये बात कही गई है। ये ऐसी चीज़ है जिस पर हर एक पार्टी फ्रीबीज देती, तो पार्टियां भी अपना क्लियर पक्ष नहीं रख पा रही कि वो किस साइड है, क्योंकि दिल्ली ने सभी को नंगा कर दिया कि सभी ने कहा कि हम सब कुछ देंगे, और बीजेपी के पास तो मौका मिल ही गया है। तो आज चर्चा हम ऐसा करते हैं कि शुरुआत आपसे बात करते हैं अखिलेश सर की, क्या पार्टी लाइन भी इसमें कहीं आड़े आएगी इस बयान पे, खासकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि फ्रीबीज जो है वो एक समाज के लिए आगे चल के चिंता है, लेकिन पार्टियां अपनी तरफ से उसको डिफाइन करती हैं। कोई कहता है कि भाई विकास का मॉडल है ये, लोग जो गरीब लोग उनको हम दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए? फ्रीबीज मिलना चाहिए या कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलना चाहिए या किसी को नहीं मिलना चाहिए? पहली बात तो इस पर कर लेते हैं कि क्या फ्रीबीज वाकई चुनाव जीतने का हथियार बन गई हैं। मुझे लगता है कि वाकई बन गई हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विनिंग फार्मूला बन चुका है। हाल के जितने चुनाव हुए उसमें आपने देखा होगा कि विचार, वैसे तो कहने के लिए बड़ा लोग कहते हैं कि विचारधारा की लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लेकिन ये कहीं कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। ये सिर्फ लड़ाई इस बात की कि कौन कितना ज़्यादा पैसा दे रहा है, और जाहिर सी बात है कि वही फार्मूला हिट हो रहा है, उसी पर लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब दूसरी बात, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणियां हैं, आज मैं संसद भवन गया था, कुछ नेताओं से मेरी बातचीत हुई, तो हमने उनको ये सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि ये फ्रीबीज जो है नहीं होनी चाहिए, परजीवी इससे आप पैदा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो भी बातें कहते हैं वो उनकी बात सिर आँखों पर, लेकिन वो इत्तेफाक इस बात से नहीं रखते कि परजीवी तैयार किए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल ये जिन्हों, एक तो पहली बात, अब फ्रीबीज कहना बंद कर दिया गया। अब वो कोई रेवड़ी नहीं कहता उसको, ना फ्रीबीज कहता है। अब वो कहते हैं उसको कि ये एम्पावरमेंट का हथियार है, इससे लोग एम्पावरमेंट हो रहा है। क्योंकि आप अगर देंगे तो रेवड़ी, सामने वाला देगा तो रेवड़ी, और आप देंगे तो वो एम्पावरमेंट, वो वाली बात अब चली गई है। तो उसमें वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन जब ये पूछा गया कि क्या वाकई इसका फ़ायदा आगे जाके नहीं होगा, कि दूसरे राज्यों में आप यही फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब लग रहा है कि जब जीत रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो जीतने के लिए लड़ती है चुनाव, तो उनका कहना है कि नहीं। वो ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोग अगर गरीबी से बाहर आए तो उनके हाथ में कुछ गया, तभी तो ऐसा हुआ। तो गरीबी हटाने के लिए, लोगों को मदद देने के लिए ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि ज़मीन पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब ये पूछा जाता है कि ये तो ऐसा है नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले की सरकारों में भी इसी तरह से मदद दी जाती थी, तब क्यों आप बोलते कि वो काम नहीं करता था और आज ये काम कर रहा है? तो इसका जवाब वो ये देते हैं कि अब जो लीकेजेस है वो बंद हो गए, अब जो पैसा है वो लोगों के हाथों में सीधा सीधा पहुंचता है। लेकिन इसके अपने कई जो है वो दुष्परिणाम हैं जो साफ तौर पर ज़मीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि कल सुप्रीम कोर्ट में भी टिप्पणियों में बात सामने आई कि जो खेत हैं वहाँ पर काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि लोगों को खुद अपने हाथ में पैसा मिल जाता है तो उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपको अगर याद होगा अश्विनी, तो यही बात मनरेगा जब लॉन्च हुई थी तब मनरेगा के बारे में भी कही गई कि आज भी पंजाब के जो कई खेत है जहाँ पर कि लोग दूसरे राज्यों से पंजाब जाया करते थे, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, यूपी से बहुत लोग जाते हैं, बिहार यूपी से भी लोग जाया करते थे काम, उनकी संख्या में कमी आई, क्योंकि उनको गाँव में ही 100 दिन का रोजगार गारंटीड मिल रहा था। तो वो अपना काम करने के लिए क्यों जाएंगे? तो इसलिए आपको सोचना होगा कि क्या वाकई इससे मदद मिलती है या नहीं मिलती है। मुझे जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि ये बंद होना चाहिए, क्योंकि फ्रीबीज, क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है। जो चीज़ें दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती थी, जो पैसा जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सड़कें बनाने के लिए या ब्रॉडबैंड बिछाने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए, बिजली के तार लगाने के लिए, लोगों को साफ़ पानी पीने के देने के लिए, बंदरगाह बनाने के लिए, ये सब काम के लिए, नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए, वो जो पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं उसमें आपको देर से देर कटौती करनी पड़ेगी। ठीक है। तो मुझे लगता है यही कारण है। पर हाँ, ये बहस चलेगी, और दूसरी बात ये भी कि कोई भी पार्टी अपनी ओर से इसको नहीं रोकेगी। सभी लोग, इस पर कोई कंसेंसस बनने वाली नहीं है। जैसे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के कंसेंसस बन गई, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होती है। वैसे अगर इस पर बन भी जाए तो कोई इसको मानेगा नहीं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का ज़माना है, कोई भी अपना हथियार डालने के लिए तैयार नहीं होगा।
आसिम आपको क्या लगता है? देखिए, जो अखिलेश जी ने बात कही पॉलिटिकल टूल तो बन गया है, तो वो तो ज़ाहिर है सबको दिख रहा है कि पॉलिटिकल टूल बन गया है। इसमें 2-3 चीज़ें जो मैं उठाना चाहता हूँ, बेसिकली सवाल हैं जिस पे इस इशू के इर्द-गिर्द जिसको हम देखें। तो एक तो कि ऑब्वियसली एक आसान पॉलिटिकल पार्टीज ने रास्ता निकाल लिया, कॉम्पिटिटिव हर आदमी मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, मैं इतना दे दूंगा, और वो उसके हमें दिख भी रहे हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है, तो पॉलिटिशियंस तो उसको ना मानेंगे और ना बंद करने की बात करेंगे। अब हम और हमारी जैसी सोसाइटी में ऑब्वियसली हमेशा कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जिनको टारगेटेड एक रिलीफ सरकार को देना पड़ेगा और वो दें। लेकिन अब क्या हो गया है, वो एक आम सब महिलाओं को इतना दे देंगे, सब स्टूडेंट्स के लिए ये ट्रैवल फ्री कर देंगे, सब बेरोज़गारों को हम इतना ये दे देंगे। तो आप बेरोज़गार को नौकरी नहीं दे सकते तो आसान तरीका दे रहे हैं कि मैं तुमको 8,000 रुपये हर महीना दे दूंगा। तो उसका बड़ा नतीजा क्या हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे इसमें लगता है कि क्या हम अपनी सोसाइटी में एस्पिरेशन ख़त्म कर रहे हैं कि माई बाप सरकार का कॉन्सेप्ट हमने बना दिया कि सरकार है, मुझे बेसिक मेरी सारी ज़रूरत जो है वो सरकार पूरी कर देगी मेरे कुछ भी करे बिना। तो हम वो सोसाइटी में क्या हम एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जो कि टोटली नॉन एस्पिरेशनल होगी, जिसको आगे बढ़ने का या कुछ करने का अपने अंदर ये नहीं बचेगा कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है या कुछ बेहतर करना है। क्योंकि मुझे साहब घर भी मिल जाएगा सरकार की तरफ से छोटा सा, एक बिजली भी आ जाएगी, उसमें सिलेंडर भी मिल जाएगा, राशन का पैकेट भी आ जाएगा, है ना, बीवी प्रेग्नेंट होगी तो उसके लिए भी कुछ अलग से मदद आ जाएगी, इलाज के लिए भी मिल जाएगा। तो उसे अपनी लाइफ में कुछ भी आगे बढ़ने के लिए या सोचने के लिए हम क्या उस चीज़ को हम दबा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दबा रहे हैं, ये सवाल है सोचने का कि क्या हम एक एस्पिरेशनलेस सोसाइटी पैदा कर रहे हैं इन सब चीज़ों से, है ना। तो क्योंकि अभी वो हर किसी में कंपटीशन बन गया और ये चीज़ पॉलिटिकली ये चलती रहेगी क्योंकि वो एक फार्मूला मिल गया है पॉलिटिशियंस को, ये चीज़ काम कर रही है। और उसमें बेनिफिट ऑब्वियसली जो केंद्र में सरकार है या जो बड़ी पार्टी है उसके पास में बेनिफिट ज़्यादा है और उसको लोग मानेंगे भी। दिल्ली में हमने देखा आम आदमी पार्टी भी वो चीज़ें प्रॉमिस कर रही थी, दिल्ली बीजेपी ने उससे ज़्यादा प्रॉमिस कर दिया या वही चीज़ें प्रॉमिस कर दी। तो वो देखेंगे भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, ये लोगों को ये चीज़ें पहुंचा रही है, तो वो वोट भी उसी को मिलेगा कि हाँ जी इससे मिल जाए। तो वो पॉलिटिक्स से हट के इस चीज़ के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं उस पर हमें फिक्र करनी चाहिए। विचित सर, एक चीज़ मुझे आपसे पूछना था कि कहीं आपको ये लगता नहीं कि ये जो थॉट है फ्री वीज पे जो ज्ञान थॉट पे ज्ञान देना, ये अमीर लोगों का एक थॉट है जो उनको उनको शायद वो एसी रूम से दिखता नहीं कि क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ मामलों में सब लोग वैसे सुप्रीम कोर्ट को मानते ही, लेकिन कुछ ऐसे जो टिप्पणियाँ आती हैं उस पर कोई भी उनके साथ एग्री नहीं होता है, चाहे नेता हो चाहे कोई आम इंसान भी हो, क्योंकि उसको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब अंदर वहाँ बैठा हुआ है, जज साहब बैठे हैं 10 एसी चलाकर, और वही 10 एसी चलाने के बाद कहते हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ख़राब हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। तो सवाल ये होता है कि जब रेवड़ी भी आप बात करते हो तो आपको पता ही नहीं ना बेसिक मूलभूत की सुविधाएं ज़रूरतें हैं जो देश में लाखों करोड़ों की पॉपुलेशन, इसको अभी बेसिक भी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अमीर लोगों की ये रेवड़ी बंद कर दो वाली कॉन्सेप्ट है या हकीकत में वो बंद होना चाहिए? ये आपने जो सवाल किया है बहुत जटिल सवाल है। जटिल सवाल इसलिए है कि इसका उत्तर पूरे कि देश में गरीबों की संख्या क्या है, हम आज तक पिछले 3 दशक से कम देख रहे हैं कि गरीब वास्तव में गरीबी मिटी या नहीं मिटी, इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। कुछ समय पहले तक ये कहा जाता था कि गरीबों की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आई, फिर अचानक अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की नौबत आई तो ये सोचने की बात होगी कि क्या गरीबी मिटी थी। ठीक है कि कोविड काल में दिया गया, लेकिन कोविड को गुजरे ही करीब 2 साल से तो ऊपर हो ही गया है, फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं और अब वो बदस्तूर जारी हैं। कोई हटाने की सरकार ये है, दूसरी सरकार आएगी, तीसरी आएगी, कोई लग नहीं रहा है कि इसको छुएगा, क्योंकि इसको छूना एक जलते हुए अंगारे को छूने की तरह है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि मैं कल एक चीज़ देख रहा था, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है बेरोजगार नेता। मुझे लगता है कि अगर केजरीवाल ने चुनाव से पहले ये एक रेवड़ी बांटी होती कि बेरोजगार नेताओं को भी क्या दिया जाएगा, उन्हें भी कुछ मिलेगा, तो बीजेपी बोलती कि अच्छा वो 10,000 देंगे तो हम 15,000 देंगे, तो शायद आज सौरभ भारद्वाज के लिए नौबत नहीं आती। ये मजाक की बात हो सकती है, लेकिन यही स्थिति है। नेताओं ने अपने लिए जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि फ्रीबीज दी जा रही है तो उसके दोनों पहलू हैं। ये भी सही है कि इससे एक तरह का समाज में अन्यमनस्कता की स्थिति बनती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सही है कि
सुप्रीम कोर्ट को माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनके बारे में उनको भी बोलना चाहिए कि उनके लिए तो सारी सुविधाएं हैं। वो सिर्फ 2 साल सांसद या विधायक रह जाएंगे तो उनको जीवन भर के लिए पेंशन मिलेगा। और ये गजब विरोधाभास है। जब आज़ादी मिली, नेहरू जैसे व्यक्ति या उस समय के बाद जो लोग थे, सांसदों को, मंत्रियों को पेंशन नहीं मिलता था, लेकिन काम जो 60 साल तक 58 साल तक करता था उसको मिलता था। अब यह है कि आप 58 साल 60 साल काम करने के बाद खाली हाथ हो जाते हैं, 2 साल कोई सांसद रहता है तो उसको मिल जाता है। आपके फिर पहले वाले पॉइंट पर ही आएंगे। हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे। ये एक राजा था, उसके राज में उसने कहा कि अमीरों के पास पैसे बहुत हैं, उस पैसे को लेकर के हम गरीबों में बांट दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कहानी बहुत सतही कहानी है, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस आधार पर कोई ये न सोचे कि हम एक बहुत बड़े सवाल को हल्के में ले रहे हैं। तो राजा ने कहा कि सबको बांट दिया जाए। बांटने की बात आई तो गरीबों में अमीरों का धन लेकर के उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा, तो अमीरों में ये निष्क्रियता पैदा हुई कि हम कमाएं क्यों, और जो जिन्हें गरीब कहा गया उनमें भी ये निष्क्रियता आई कि हम भी कमाएं क्यों। तो इससे क्या स्थिति होगी? और इसको समझने के लिए जो मनरेगा वाली स्थिति थी, तो मनरेगा में जब शुरू हुआ था तो 100 दिन की गारंटी थी। क्या किसी सरकार ने, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार 2005-6 के बाद 7-8 साल रही, या ये सरकार जो 11 साल से है, उसने 100 दिन की गारंटी को बढ़ाया? क्यों नहीं उसको 200 दिन की गारंटी की? उस तरह की चीज़ें क्यों नहीं की जिसमें कि लोग पैसा मिले लेकिन काम के बदले दाम मिले, मतलब मुफ्त में दाम ना मिले, काम के बदले दाम मिले। और उससे मुझे अर्थशास्त्र की जानकारी बहुत कम है, नहीं के बराबर है। मयंक सर बैठे हैं, ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब 1930 की आर्थिक मंदी आई थी, उस समय जब दुनिया में सबसे बड़ा खतरा था, अमेरिका उसी समय से बहुत तेज़ी से उभरा। और वहाँ के राष्ट्रपति जब 1900 संभवतः 32 या 33 में रूजवेल्ट थे, उन्होंने एक काम किया कि बोला कि सबको काम दो, कुछ भी कराओ, सड़क बनवाओ, पार्क बनवाओ, कुछ नहीं हो तो मूर्तियाँ ही बनवाओ, गड्ढे खुदवाओ, लेकिन कराओ और पैसे दो। इससे उनके हाथ में पैसा आएगा, जो भी है वो पैसा सर्कुलेट होगा, और उस पैसे के सर्कुलेट होने से इकोनॉमी फिर रन करने लगेगी और दौड़ेगी। वो उनका जो फैसला था वो प्रभावी हुआ और अमेरिका उसके बाद और तेज़ी से बढ़ा। हम बेसिक चीज़ यही जानते हैं कि अगर इस तरह से चीज़ें होंगी कि आप दीजिए, जनता को देना ही चाहिए। 2500 रुपया महिला को, किसी महिला को देने में बुराई नहीं है। आप 2500 की जगह उसे 25,000 कीजिए। फ़र्क इतना है कि उसकी क्वालिटी के हिसाब से उसको काम दीजिए। इसमें ना अश्विनी 2-3 चीज़ें बोलना चाह रहा था मैं। पहली बात तो ये, फ्रीबीज आर बैड इकोनॉमिक्स, और हम सब जो यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं फ्रीबीज पर, हम सबके पेट भरे हुए हैं, तो हम ये बड़े आसानी से कह पा रहे हैं कि फ्रीबीज जो है वो गलत चीज़ है और नुकसान होता है। पर ये बात भी उतनी ही सच है जितना बात अभी आसिम बोल के चले गए। हम कर क्या रहे हैं? हम देश के, जो बात बड़ा अच्छा कहानी सुनाई विचित्र जी ने, अगर अमीर भी काम नहीं करेगा कि भाई मैं क्यों काम करूं, और गरीब भी काम नहीं करेगा कि मुझे तो मुफ्त की चीज़ें मिल रही हैं, तो काम कौन करेगा? तो देश में तो ताला पड़ जाएगा। जब ताला पड़ जाएगा अर्थव्यवस्था पे, तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे? ये बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है, बिल्कुल निजी तौर पर मेरा मानना है कि 2 चीज़ें सरकार को बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करानी चाहिए, और क्वालिटी के साथ, शिक्षा और स्वास्थ्य। एजुकेशन, बेस्ट ऑफ द एजुकेशन सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए। क्यों नहीं होती है? कहाँ सरकारी स्कूल का उनकी क्वालिटी है और कहाँ प्राइवेट स्कूलों की है? ये मैं कंपेयर करना नहीं चाहता हूँ, अपने देश की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली सरकारी अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए, प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति देख लीजिए। ये 2 जगह ऐसी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन 2 क्षेत्रों में, स्वास्थ्य और शिक्षा पर, मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ बेहतरीन काम करेंगे, तो आपको किसी और चीज़ को मुफ्त देने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप जो मुफ्त में राशन देते हैं, या मुफ्त में बिजली देते हैं, मुफ्त में पानी देते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और ये किसी के लिए ना, अक्रॉस इंडिया हर सरकार, ममता बनर्जी का चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। दिल्ली में तो तीनों ने प्रॉमिस ही कर दिया कि उन्होंने अगर चित चवन्नी दी तो हम अठन्नी देंगे।
ये इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना हो, इस देश के अंदर हाहाकारी लानी हो कि नौकरियों को लेकर लाले पड़ जाएं, सब आदमी सड़क पर निकल आए, क्योंकि जब आदमी कमाएगा ही नहीं है, आपका अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा ही नहीं, तो क्या होगा? भुखमरी होगी। फिर हम सड़क पर उतरेंगे, फिर यहाँ बांग्लादेश बनेगा, यहाँ श्रीलंका बनेगा, यहाँ ग्रीस बनेगा। क्या देखा था हम लोगों ने? क्या थी दिक्कत कि रोज़गार ही नहीं थे। अगर आप अच्छी शिक्षा देंगे तो आप अच्छे रोज़गार उपलब्ध कराने की रास्ते खोज पाएंगे। क्यों आजकल की तारीख में ज़्यादातर युवा हिंदुस्तान के बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं पीजी कोर्सेज, और क्यों जो बाहर चले जाते हैं वो लौट के नहीं आना चाहते हैं? क्यों हमारे अच्छे डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं? इस पर क्यों काम नहीं हुआ? ये आपकी दिक्कत नहीं है, 75 सालों की दिक्कत है, और 75 सालों से इस पर किसी भी सरकार ने ईमानदारी से काम नहीं किया। सब वोट बैंक पॉलिटिक्स में लगे रहे। बहुत आसान तरीका है, और ये लोकतांत्रिक तो है ही है, ये गैर कानूनी भी है, ये गैर संवैधानिक है। इस संविधान में लिखा हुआ है कि आप ल्योर करके वोट नहीं खरीद सकते हैं। आप ल्योर कर रहे हैं कि मैं आपको 5 किलो राशन दूंगा, या आपको फ्रिज दूंगा, आपको साउथ से शुरू हुआ कलर टीवी दूंगा, आपके सेट टॉप, ये आप ल्योर कर रहे हो मतदाता को कि मैं ये दूंगा, उसके बदले आप मुझे वोट दो। ये तो इलीगल है, इसको तो कानूनी तौर पर रोक लगनी चाहिए। जब चुनाव आयोग पे शिकायत हुई 2012-13 में, मैं पढ़ रहा था अभी कहीं, तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी, 2013 की बात है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी ने रिप्रेजेंटेशन दिया वहाँ जाके, तो चुनाव आयोग से कहा कि आप कैसे तय कर सकते हैं? सबकी एक सुर थे, सब ने एक सुर में कहा कि भाई इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए, ये हमारा क्षेत्राधिकार है। तो अच्छा क्षेत्राधिकार है, पर आप एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये क्यों नहीं कहती है कि मैं बेस्ट ऑफ द स्कूल प्रोवाइड कराऊंगा? एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि हमारे स्कूलों में टीचर्स भी आएंगे? एक भी पॉलिटिकल पार्टी एश्योर क्यों नहीं करती है कि मैं सबसे अच्छे रिजल्ट लेके आऊँगा अक्रॉस जितने सब कॉन्टिनेंट में देश हैं उनसे, उनके मुकाबले? मैं दुनिया की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये प्रोमिसेस क्यों नहीं होते हैं? ये बड़ा आसान, जैसे मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान है कि गरीबों का पेट भरा होना चाहिए, उनको मदद मिलनी चाहिए, उनको राशन मिलना चाहिए। कोविड में आपने शुरू किया, आपने उसको 2024 में अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया, तो हम इसका मतलब हम उन लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको ये रोज़गार के साधन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं कि आप जाइए, काम करिए, काम के बदले में आपको महीने के 10,000, 20,000, 25,000 रुपये मिलेंगे, उसके बदले में आप कुछ खरीदिए जाके। पर क्योंकि हमारे पास काम उपलब्ध कराने का तरीका नहीं है, तो हम आपके घर में राशन के पैकेट पहुँचा दे रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं। अभी मैं दिल्ली का इलेक्शन कवर कर रहा था, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ मयंक जी, अरविंद केजरीवाल की खासियत क्या थी? 2015 के चुनाव में कहा कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देंगे, 200 यूनिट और 300 जो भी 20,000 लीटर। अधिकतर जगहों पर जहां पर मुफ्त की चीज़ें मिल रही थी, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, पानी नहीं आ रहा था। जो आप 20,000 पानी बोल रहे थे, एक मैं गया नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेडी ये कौन सा हॉस्पिटल है उसके पीछे, लोहिया अस्पताल के, लोहिया आरएमएल है ना, आरएमएल के पीछे जो स्लम है, उसमें एक लड़की ने कहा, एक बच्ची थी यंगस्टर जो शायद फर्स्ट टाइम वोटर होगी या सेकंड टाइम वोटर होगी, उसने कहा कि एक बड़ी अच्छी चीज़ सीख ली हम लोगों ने, हम अपना मीटर देखते रहते हैं, हम 20,000 के ऊपर खर्च ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हम 20,000 के ऊपर 1 लीटर भी गए तो हमको पूरा बिल देना पड़ेगा, हमको पूरा बिल देना। तो मितव्ययता आ रही है, वो अच्छी बात है, पर इससे हमको मिल क्या रहा है? अगर हमारे पास पानी अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, टैंकर का पानी उपलब्ध कराना पड़ रहा है, तो ऐसी मुफ्त, ये हमेशा होता है। अगर मैं आपको कह दूं अश्विनी कि यहाँ पर रखी हुई चीज़ जो है ये आपकी है, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल करोगे? बेजा तरीके से इस्तेमाल करोगे, आप उसको वेस्ट करोगे। लेकिन जब कहोगे नहीं इसके पैसे लगेंगे, तो आप अपने आप ही उसको ध्यान रखोगे। तो ये क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब आपको मुफ्त की चीज़ें मिलने लगती हैं, आपको उसका भाव नहीं रहते, जिसका है ना हम लोग आम कहते हैं इसका भाव क्या है, वो स्थिति है। तो ये बहुत ही, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो गवाई साहब ने कहा कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के एनवायरनमेंट की चिंता करते हैं, अरे तो कोई तो चिंता कर रहा है ना, किसी को तो चिंता करनी है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप बंद करा दीजिए पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट शायद ऑर्डर पास कर सकता है कि सब जगह से एसी बंद हो जाएंगे, एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा, पर लेकिन उससे काम कितना बनेगा, काम कैसे बनेगा? ये कहना कि उनका पेट भरा था, और गवाई साहब ने जो कहा कि लोग बाग मजदूर नहीं मिलते हैं खेतों में, सच्चाई है। इलाहाबाद की बात करता हूँ, इलाहाबाद में प्रयागराज में अभी कुंभ चल रहा है, कुंभ में शहर में गंदगी फैल गई है बिकॉज ऑफ द भीड़, जो भीड़ हो गई है, लोग काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं,
कि जो आदमी आता था साफ़ सफाई करने वाला, सैनिटेशन वाला, जो नगर पालिका के साथ अटैच था, वो नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है, वो एक राइड के जो 200 रुपये मिलते हैं वो 1000 रुपये मिल रहे हैं, वो छोड़ दिया यहाँ, क्योंकि वहाँ भीड़ है, वो मौके पे चौका मार रहा है। मेरा मतलब ये कि ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, एग्जांपल्स अपनी सोसाइटी में मौजूद हैं। हम एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमने क्या उनको अच्छा माहौल तैयार करके दिया जिसमें अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा हो सके? मैं एक चीज़ आपसे पूछना था कि एक चीज़ ये पूछना था, एक तो परजीवी शब्द उपयोग करना आपके हिसाब से ठीक है या गलत? दूसरा, जो अभी सर ने कहा कि मनरेगा शुरू हुआ तो लोगों की चिंता थी, काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं और फ्री मिल रहा है तो लोग क्यों काम करें, ये आपको नंबर लगता, ये क्या लगता है कि जो नंबर्स हैं, जो बात की जा रही है कि लोग नहीं मिल रहे, ये बहुत छोटा है और जो गरीब लोग हैं वो नंबर्स बड़ा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पर क्यों कुछ बोले? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा क्यों? उससे दूरी रहता है ये शब्द बस। नहीं, ये बहुत अच्छा डिबेट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छे डिबेट को शुरुआत करने का मौका दिया है और ये बहुत अच्छी बात है। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है भी इंडिया में, और ख़ास करके मिडिल क्लास में बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि हमारा पैसा जो है बांट दिया जा रहा है, हमसे वसूला जाता है और बांट दिया जाता है। ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और अब हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है? वेलफेयरिज्म, हमारा देश वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयरिज्म में भी सबसे आगे कौन है? सदर्न स्टेट्स, साउथ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वेलफेयरिज्म में वो 1980s से बहुत आगे हैं और उसके बाद से इंक्रीमेंटल वो बहुत बड़ा खर्च करते रहे हैं। बाकी सब स्टेट कैचअप कर रहा है अभी वेलफेयरिज्म में। और दूसरा एग्जांपल हमारा मनरेगा की लगातार चर्चा हो रही है। मनरेगा दोनों में हमको देखना चाहिए। सुमित जी ने बड़ी अच्छी बात कही एजुकेशन और हेल्थ के बारे में। अगर इंडिया में पब्लिक हेल्थ केयर और पब्लिक एजुकेशन कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो सिर्फ साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल उसका तमिलनाडु है, केरल भी है। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम किसी भी प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम से अगर बेटर है तो तमिलनाडु का पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है। मतलब एग्जाम्पल दिया जाता है कि तो वहाँ वेलफेयरिज्म के साथ साथ इस सब चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं किया गया। दूसरा एग्जाम्पल हमको हम लगातार देख रहे हैं क्या कि मनरेगा की बात होती है। मनरेगा के बाद क्या हुआ? और आप उस नज़रिए से देखेंगे, मनरेगा के बाद भी हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो रहा है। मनरेगा के बाद क्या हुआ? वेजेस बढ़ गए। ये बहुत बड़े तबके के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया में बहुत बड़ा तबका है जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उसकी तनख्वाह अगर बढ़ गई तो इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिला। ये अभी रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, इसका है तो L&T के चीफ ने भी कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे नहीं मिल रहा है। आप वेज बढ़ा के देखिए ना, आप प्रॉफिट मार्जिन को एकदम से बढ़ाने पे लगे हुए हैं। वेज बढ़ाइए, कैसे नहीं मिलेगा आप? और फ्रीवे के नाम पे क्या मिल रहा है अभी? 1500 रुपया, 1000 रुपया, क्या वो काफ़ी है? आसिम जी ने कहा कि एस्पिरेशन ख़त्म हो जाएगा। क्यों? हमको अगर अभी जिस किसी भी उम्र में हो, रिटायरमेंट के बाद अगर हम इस हालत में नहीं रहेंगे कि हम काम कर नहीं पाए, तो उस समय अगर हमको मिनिमम गारंटी हो कि हमको हेल्थ केयर मिलता रहेगा, हमको खाना मिलता रहेगा, ये हमारे एस्पिरेशन को किल थोड़ी करेगा। ये हमको ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है सोशल सेफ्टी का, जो हर किसी को होना चाहिए। इंडिया में अब शुरू हुआ है। हाँ, ये सस्टेनेबल है कि नहीं है उसका एक एग्जांपल हम देते हैं। दिल्ली में जितने प्रॉमिस हुए हैं अभी, खास करके भी उसका एडिशनल टोटल बिल जो आएगा 25,000 करोड़ आएगा एक साल में पूरा करने के लिए। अब दिल्ली का टोटल टैक्स रेवेन्यू है 58,000 करोड़। 58,000 करोड़ में 25,000 करोड़ अगर फ्रीबी पे चला गया तो ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर यही कम होता है अमाउंट, क्योंकि तब आपके पास बहुत सारा चीज़ है जिसको काटना ही पड़ेगा। हेल्थ केयर पे काटना ही पड़ेगा, आपको एजुकेशन पे काटना ही पड़ेगा। लेकिन 25,000 से कम में अगर आप टारगेटेड सब्सिडी देते हैं, जिससे उस तबके को जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर मिलता, तो इसमें हर्ज क्या है? तो फिर वही सवाल नहीं, वो जो मैंने जो मयंक सर ने एस्पिरेशन किल करने वाली बात को उठाया उससे पहले, लेकिन मैंने वही बात बोली जो आपने लास्ट में बोला कि टारगेटेड
बेनिफिट्स कुछ एक सेक्शन को देना वो हमेशा ज़रूरी रहेगा हमारे देश जैसे में, और वही देना भी चाहिए। लेकिन जो ये हम आम कर दें कि हर किसी को जी, हर महिला को इतने पैसे मिलेंगे, हर स्टूडेंट को इतना मिलेगा, हर अनएम्प्लॉयड नौजवान को इतना मिलेगा, वो तो फिर वही हो गया ना कि आप हाँ, वो- बांटे जाइए। हाँ ना, जो excesses- बात आप भी, हम और आप सेम बात कह रहे नहीं, हैं। नहीं, excesses- मैंने उससे पहले यही कहा कि टारगेटेड बेनिफिट्स ज़रूरी है, Obviously, क्योंकि बहुत अब बड़ी हम- पॉपुलेशन है जिसको ज़रूरत है उसकी। और आधार के आने के बाद जिस जेम ट्रिनिटी की बात कही गई थी बजट में 7-8 साल पहले, वो जेटली साहब ने ही कहा था, उसके बाद से टारगेटेड सब्सिडी देना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल आसान हो लीकेजेस गया। बहुत कम हो गए हैं, इसको बहुत इफिशिएंट बना सकता हाँ, है तो ये। उसको targeted डिबेट ही के रखिए बाद ना। अगर हम ये बोलें क्या है कि फ्री भी ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये सही नहीं है। टारगेटेड सब्सिडी हो हमेशा रहा है, वेलफेयर स्टेट है, बहुत सारे तबके को सोशल सेफ्टी, मतलब कोई सेफ्टी नहीं है, कोई नेटी नहीं है, बिल्कुल टारगेटेड होना चाहिए। और क्यों, वही मैंने बात वहीं से शुरू की थी कि टारगेटेड आप कुछ सेक्शंस होंगे सोसाइटी के जिनको हमेशा हक होगा उनको, और ज़रूरत भी होगी उनको आप दीजिए। लेकिन उसको एकदम आम कर देना और हर चुनाव में उसका एक एरिया बढ़ाते ही जाना कि अब इसको भी ऐड कर दो, इसको भी दे देंगे, अब इसको भी दे देंगे, वो, और ख़ास तौर से यंग लोगों को, और जो लोग जिनको आप कह रहे हो कि पढ़ भी लिया है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोज़गारी भत्ता भी उसको दिया जा रहा है, वहाँ पर आप एस्पिरेशन किल कर रहे हो कि मुझे लाइफ में मेरी बेसिक ज़रूरियात सरकार पूरी कर रही है, तो मुझे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। एक सवाल बस मन में आ रहा था, वैसे ख़त्म करना है चर्चा, छोटे में आप बता दीजिएगा। जैसे सर ने कहा ना अभी कि ये जो फ्री बीज वाला है, बहुत लोगों के मन में है, मिडिल क्लास जो अपर मिडिल, उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको लगता है फ्री के पैसे का। क्या ये आगे चल के आपको लगता है कि ये जिस तरीके का आरक्षण एक मुद्दा हो गया जिसको कोई छेड़ना नहीं चाहता लेकिन बात सब करते हैं, जो भी रिजर्व में नहीं आता है, जो अनरिजर्व, वो सब चाहते हैं कि आरक्षण हटना चाहिए, लेकिन क्योंकि कुछ कर नहीं सकते आप, तो आपको लगता है ये रेवड़ी और आरक्षण आगे चल के एक ऐसा मुद्दा हो जाएगा जिसको कोई पार्टी छूने से डरेगी? देखिए, यहाँ पर ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मिडिल क्लास कोई गरीब का दुश्मन नहीं है। आज जो मिडिल क्लास है वो कल गरीब ही था, उसका अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो यहाँ पहुँचा है। क्यों पहुँचा है? आर्थिक सुधारों के चलते पहुँचा है। अगर 1990s में अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होते तो हम और आप शायद, हम में से कई लोग यहाँ बैठ करके बात भी नहीं कर रहे होते। सही बात। तो ये इसलिए हम लोग को एम्पावरमेंट मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो वही एम्पावरमेंट सबको मिलना चाहिए, क्यों ना मिले? ये रेलवे कंपार्टमेंट वाली मेंटालिटी नहीं हो सकती कि अरे मुझे तो बर्थ मिल गई, अब मैं अपना रुमाल रख दूंगा, अब मैं किसी और के यहाँ नहीं बैठने दूंगा। देश ऐसे नहीं चलता भैया। और देश वो भी ऐसा देश जो मतलब इतना कॉम्प्लेक्स देश हो, जहाँ पे सब तरह के लोग हों, वहाँ पर ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन इसमें आपको यही करना होगा कि आपको, देखो, राजनीतिक पार्टियों पे तो आप इस बारे में भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें तो चुनाव जीतना है, वो यहाँ कोई समाज सेवा करने के लिए कोई एनजीओ नहीं चला रहे। उनको तो इलेक्शन उनके लिए होता है, और जब उनको एक जिस होता है ना कि खून लग जाता है दाढ़ में, वो खून लग गया है कि यार ये कर दो, बाकी बातें तो कुछ नहीं। वो तो 15 दिन का चुनाव होता है, हर चुनाव 15 दिन का होता है, उसमें आपको 15 दिन केवल ये करना है, ये वादे कर दीजिए, मैच कर लीजिए, आप मैच कर लीजिए। जैसे आप उदाहरण दिया, किसी ने बात हो रही थी बिहार चुनाव में, अब तेजस्वी यादव ने बोलिया कि 10 लाख नौकरियां दूंगा। अब ठीक है, अब बहुत बड़ी बात हो गई साहब, 10 लाख नौकरी बिहार जैसे राज्य में अगर देने की बात तेजस्वी कर रहे हैं, तो क्या जो उसके अपोजिशन पार्टियों की बोली कि नहीं ये दे नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये बोलेंगे या उसकी काट ढूंढेंगे? तो ये कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में यही होता है, आपको यही करना पड़ेगा, ये रास्ता निकालना पड़ेगा। अब जो बात सुमित ने की थी अनाज की, आप ये बताइए कि हमने और आपने कितनी स्टोरीज की हैं और देखी हैं कि देश के गोदामों में अनाज सड़ता है। तो वो अनाज सड़ाने से बेहतर है कि हम जो भूखे हैं लोग उनको दे दें। और जो यूपीए सरकार थी उसने किया था, फूड सिक्योरिटी के लिए कानून तो उन्होंने बनाया था, और ये कानून उन्हीं का चला हुआ आ रहा है और ज़रूरी भी है। इस कानून का कोई विरोध नहीं कर सकता। ये कोई नहीं कह सकता इस देश के अंदर कि जो भूखा है उसको आप अनाज मत दीजिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम बातें दुनिया भर की करते हैं, चीन और भारत की जब हम तुलना करते हैं तो चीन में जो ग्रेट फेमिन हुआ था, आपको याद होगा, करोड़ों लोग मारे गए थे। 1930s उस ज़माने की बात है, 1960s की बात है जब उसमें ये हुआ था ग्रेट फेमिन, करोड़ों लोग मारे गए थे मौके टाइम। भारत में भी परिस्थितियाँ करीब करीब वैसी थी, क्लाइमेट चैलेंजेस, सीड्स को लेकर के, फर्टिलाइजर को लेकर, वही सारी समस्या हमारे भी थी जो चीन में थी। लेकिन हमारे यहाँ वैसा अकाल नहीं पड़ा। आज़ादी के बाद हमारे देश में एक भी बड़ा अकाल नहीं पड़ा। जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अकाल पड़े थे वैसा अकाल कोई हुआ? हमारे यहाँ बंगाल में इतना बड़ा अंग्रेज़ों के ज़माने में अकाल पड़ा था, ब्रिटेन की संसद तक हिल गई थी। वहाँ पर भी लोगों ने, मीडिया ने वहाँ पे इतना कवरेज किया था कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे यहाँ नहीं पड़ा, क्योंकि हमारे लोकतंत्र है। हमारे लोकतंत्र ने उसको मजबूती दी, आवाज़ दी।
और ये ध्यान रखा कि जो हमारे वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, कमज़ोर हैं, इनको इनके साथ न्याय होता रहे। तो ऐसे में आप ये मॉडल खत्म नहीं कर सकते, सुधार कर सकते हो। और आप ये सुनिश्चित करें, जो बात है बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, ये सुनिश्चित करें कि जो पैसा है वो ज़रूरतमंद के पास जाए। गरीबी जिन्होंने देखी है ना, वो समझ सकते हैं इस बात को कि इस दुनिया में गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। कोई बड़ा अभिशाप गरीबी से बड़ा नहीं है। अगर किसी गरीब को आप अगर मदद कर रहे हैं, कुछ पैसा उसके हाथ में पहुंचा रहे हैं, तो हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन ये है कि इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार नहीं रुकनी चाहिए, वो अर्थव्यवस्था का पार्ट बने, प्रोडक्टिविटी उसकी बननी चाहिए। नरेगा की बात हमने बार बार की, ये मतलब नहीं कि आप गड्ढे खोदिए और भरिए, उससे आप देश में कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में। आप अगर कहीं स्टॉप डैम बना रहे हैं, कहीं अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है गांव में, आप उसमें उनको मजदूरों को लगवा रहे हैं, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचेगा। उससे जो चक्का है वो तेज़ी से घूमेगा, वरना खाली चक्का हवा में घूमता रहे, उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। जी जी, बस हाँ, मतलब सॉरी, हम सब ने एक ही बात बोली है, जितने लोग बैठे नहीं, घुमा फिरा के नहीं, हर बात के दो हिस्से थे। किसी ने एक हिस्से को हाईलाइट किया, किसी ने एक हिस्से को हाईलाइट किया, लेकिन बात सबने वही कही है। पर मैं मतलब ये कहना चाह रहा था लास्ट में कि जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली है, दिल्ली अगर फ्री बीज देता है, हाँ अब हो जाएगा, जिस तरीके से फ्री बांट रहा है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है वो तो ये अफोर्ड कर सकते हैं, पर कितने दिनों के लिए, कितने वक्त के लिए। हाँ, जितने बाकी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति हो रही है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार प्रॉमिस कर आई, अभी सरकार बने हुए 3 महीने नहीं हुए, मना कर रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे, इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू साहब का क्या हुआ, ये हाल हुआ। कर्नाटक में स्कीम्स बंद की जा रही, हाँ, मतलब जो फ्री की चीज़ें की बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इतना बोझ आपके ऊपर पड़ गया है। और ये आज की बात नहीं है, मैं आज किसी अखबार में बड़ा अच्छा आर्टिकल, आई थिंक भास्कर में है, कि पिछले 70 सालों से चल रहा है ये, 70 सालों से ये चीज़ चल रही है और हर चलती ही रहेगी। और ये चलती, मतलब ये कह रहा कि बंद होने के चांसेस हैं, मुझे लगता नहीं बंद होगी। पर हाँ, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, खासकर राजनेताओं की है, कि उनको ये अश्योर करना चाहिए कि भाई वहीं देंगे जहाँ ज़रूरत है, सबको देने की ज़रूरत नहीं है। ये विषय ऐसा जिस पे कई दिन और चर्चा हो सकती है, क्योंकि इसकी कई पहलू हैं। तो आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।